हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिव पोल खोल न्यूज। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमेशा की तरह जय भारत मूल निवासी चैनल के तरफ से एक सच्ची जानकारी देने का कार्य करता रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक ऐसा सच बताने का काम करेंगे जिसमें आपको यह जान करके आश्चर्य होगा। जैसा कि भारत के अंदर भारत की सरकारें भारतीय संविधान के तहत चलती है और हमारे भारत के जो भी सांसद चुन करके जाते हैं वो भारत के संविधान को शपथ लेते हैं, भारत के संविधान की अक्षुण्णता को, उसकी मर्यादा को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। इसी तरह से भारत में जो विधानसभा का चुनाव होता है और विधायक चुन करके जाते हैं तो शपथ ग्रहण में भारतीय संविधान का शपथ लेते हैं और कहते हैं अपने शपथ में कि भारतीय संविधान की अक्षुण्णता, अखंडता और उसकी मर्यादा को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस बात को हमेशा संकल्प लेते हैं, लेकिन आज हम जो दिखाने जा रहे हैं आपको इस बात से पता चलेगा कि भारत के संविधान के मर्यादा को ये कितना बनाते हैं, कितना मर्यादा को बनाए रखते हैं या उसका सफा उल्लंघन करते हैं। तो आज जो है हम इस विषय पर बात करेंगे। आपको मालूम है, आप देख रहे हैं कि आए दिन भारत के अंदर नफरत की राजनीति जोरों से चालू है और खास करके वहाँ पर जहाँ बीजेपी की सरकारें बनी हुई है। और इसी तरह से भारत के पुलिस प्रशासन जो भी है एक तरफा काम करता है, जबकि ये सभी के सभी लोग अपने नौकरी, सर्विस और जब ये शपथ लेते हैं तो भारत की संविधान की मर्यादा को बनाए रखने और जनता की सुरक्षा प्रदान करने की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस पर बात करेंगे और इसी के साथ से हम जोड़ करके आपको बताएंगे कि किस तरह की ये मर्यादा का पालन करते हैं या मर्यादा को, संविधान को शपथ लेने के बावजूद भी ये जो है नेता, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग भारतीय संविधान के मर्यादा को भंग करते हैं, उसको उल्लंघन करते हैं। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हुए अभी जहाँ तक हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के हालात और मध्य प्रदेश के हालात जो है एक तरफा शासन करने का नौबत की तरफ बढ़ रहा है। आए दिन मस्जिदें गिराने और हिंदू मुस्लिम की नफरत को बढ़ावा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इसके एजेंडे में क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज जो है भारत की संविधान की मर्यादा को किस तरह से ये तार तार करते हैं इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इस बात पर हम ध्यान देते हैं, मेन चीज़ों पर, और उसको बार बार देखते हैं कि किस प्रकार से ये उल्लंघन करते हैं और किस प्रकार से तो अभी तक जो आपने देखा है, अभी इस बात का पता चलता है कि किस प्रकार से इस देश के पुलिस प्रशासन नेताओं के इशारे पर और खास करके आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के इशारे पर ये पुलिस प्रशासन, और यूँ कहिए कि उसमें कांग्रेस भी शामिल हो सकती है, यानी प्रशासन किस तरह से काम करती है इस बात को
आपको ध्यान में रखते हुए आगे मैं बढ़ूंगा। तो पहले इस पेज को देखिए, पहले इस पेज को देखिए और ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद ये शीर्षक बता रहा है कि किस तरह से लोगों को फर्जी मुकदमे लाद करके और जिंदगियां बर्बाद करने का काम इस देश की पुलिस प्रशासन और नेता करते हैं। ये जो है पहले की बात है और 20 साल बाद जो है कोर्ट से जो निर्णय आया है, ये निर्णय इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भारत के नेता हैं या पुलिस प्रशासन, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, भारत के संविधान के मर्यादा को बनाए रखने का संकल्प तो लेते हैं, पर ये मर्यादा का खुला उल्लंघन करते हैं और झूठे मुकदमे और झूठे केसों में फंसा करके लोगों को जिंदगियां बर्बाद करते हैं। आज तो हालात यहाँ इस प्रकार से हो गया है कि अगर वह मुसलमान है, अगर वह दलित हैं, अगर वह पिछड़ा वर्ग का है, तो उनका कोई अधिकार नाम का चीज़ नहीं है और उनकी ज़िंदगी और उनका परिवार खतरे में है। आए दिन आप देखते रहे होंगे कि इस देश की पुलिस, इस देश की प्रशासन और इस देश की नेता बलात्कारियों को और रेपिस्टों को बचाने का काम करते रहे हैं। तो इस विषय पर अभी हम बाद में बात करेंगे। आपको मैं यह स्पष्ट रूप से दिखाता हूं कि 20 साल बाद कोर्ट ने माना कि 127 लोग सिमी के सदस्य नहीं हैं। यानी ये मुसलमानों को सिमी के सदस्य बता करके, उनको आतंकवादी बता करके और मीडिया में ट्रायल कर करके इस देश की पुलिस और मीडिया बदनाम करने का काम किया था और ये 20 साल लोग जेल में रहे। ये 20 साल तक लोग जेल में रहे। इनका गुनाह ही इस इतना है कि ये मुसलमान है। और अब जो है 20 साल बाद कोर्ट इस बात को माना है कि ये जो है सिमी के सदस्य नहीं है और किसी प्रकार के आतंकवादी नहीं है, और ये जो है इस बात को माना है कि ये मुसलमान जो है निर्दोष हैं और इनको निर्दोष मानते हुए रिहा करने का काम आगे किया है। अब सवाल उठता है कि किसके इशारे पर इस देश की पुलिस प्रशासन किसी को झूठे मुकदमे में फंसाती है और उसको 20-20 साल तक जेलों में रखने का काम करती है, जबकि पुलिस प्रशासन और नेता इस बात का शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान के मर्यादा को बनाए रखेंगे और भारत की अक्षुण्णता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ये इस बात को साफ साफ जाहिर करता है कि इस देश की पुलिस प्रशासन और इस देश की नेता ये जो है किसी के इशारे पर और गुप्त एजेंडे के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को ये जो है फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं और उसको जिंदगियां बर्बाद करने का काम करते हैं। या तो किसी खास जाति का हो या वो किसी खास धर्म का मानने वाला हो। वैसे ही दलितों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ ये आए दिन होता रहा है और आज भी हो रहा है। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये जो है इनके गुप्त एजेंडे की बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस एजेंडे पर काम करने का काम, जो ट्रेनिंग देने का काम करता है, वह है आरएसएस। और आरएसएस भाजपा का क्या कनेक्शन है, ये आरएसएस कांग्रेस का क्या कनेक्शन है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इस विषय पर आप एक बार और देख लीजिए, फिर इसके गुप्त एजेंडे के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इनके रहस्यों के बारे में बताऊंगा। ये जो है साफ साफ लिखा है कि 20 साल बाद कोर्ट ने माना कि 127 लोग जो मुसलमान थे वो सिमी के सदस्य नहीं थे, यानी वह किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। लेकिन जब शामिल नहीं थे, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस फर्जी मुकदमा चलाया ही क्यों? पुलिस इन 127 लोगों पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, फर्जी मुकदमा लगाती ही क्यों? ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित साजिश का खुलासा है और आप सभी को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये भारत में किसी खास जाति और धर्म के लोगों को इस देश की पुलिस और इस देश के नेता फर्जी मुकदमे लाद करके उसमें जेल में ठूसने का काम करते हैं, आज भी चालू है। तो ये किसके इशारे पर होता है? ये जो है
चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के कार्यालय में, आरएसएस के जो संघ है उनके गुप्त बैठकों में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और जो है ट्रेनिंग के बाद जो है ये सारे काम करते हैं। वो आईएएस अधिकारी बन जाते हैं आरएसएस के लोग, और आरएसएस के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, और इस तरह का नफरत की राजनीति और फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम ये करते हैं। ये इस बात से मतलब नहीं रखता है कि सरकार किसकी है। सरकार अब तक जो है अधिकतर समय तक दो ही के रही है। सबसे ज़्यादा शासन में कांग्रेस रहा है, और इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अब बीजेपी 7 साल से सरकार में है। या पिछले भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये सरकार में रह चुके हैं। तो आइए अब इस बात को देखते हैं कि एक संवैधानिक चीज़ पर विचार करते हैं कि अभी तक जो है आपको मालूम होना चाहिए जो है इस देश में नियम और कानून है। कानून ये है कि यदि आप कोई एनजीओ या संस्था चलाते हैं तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन एनजीओ का लेना होता है। ये कोई भी समिति और संस्था चलाते हैं तो आपको जो है उसको एनजीओ के एक्ट के तहत जो है आपको रजिस्ट्रेशन और संस्था लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और गवर्नमेंट को, सरकार को अपनी सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देनी होती है। किस प्रकार से आप फंडिंग करते हैं, कहाँ उसका खर्च करते हैं, और किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं, और एनजीओ बना करके क्या करते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आरएसएस, अब मैंने कहा था कई बार, मैं आपको बता चुका हूँ कि आरएसएस बीजेपी का कनेक्शन, तो ये आरएसएस जो है कांग्रेस से पैदाइशी है, और बीजेपी जो है, बीजेपी को आरएसएस ने उत्पन्न किया है। यानी बीजेपी यानी भाजपा जो है आरएसएस का राजनीतिक चेहरा है। यानी बीजेपी सत्ता में इसलिए आई है कि आरएसएस के एजेंडे को कार्य रूप देगी, और आरएसएस जो चाहता है, जो मिशन को लेकर के चलता है, उसको जो है कार्य रूप देने यानी सफल बनाने के लिए बीजेपी सत्ता में आई है। वो ये तो संविधान की शपथ खाते हैं, और संविधान की मर्यादा को बनाए रखने का और संविधान के अखंडता को बनाए रखने के, उसको संप्रभुता को सुरक्षित रखने का शपथ तो लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आरएसएस जो और बीजेपी जो है भारत के संविधान को मानते ही नहीं है, उसके कानूनी एक्ट को नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो है ये, इसको देखिए, आपके सामने है ये गूगल पर डॉक्यूमेंट्री सबूत। ये जो है ये सामने है गूगल पर डॉक्यूमेंट्री सबूत। ये सबूत क्या कहता है, इसमें क्या लिखा है, आप स्पष्ट रूप से इसको पढ़ सकते हैं, और आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये साफ साफ लिखा है कि संघ ने यानी आरएसएस ने खुद को एनजीओ के तौर पर रजिस्टर होने से बचाया। यानी ये खुद स्वीकार करते हैं कि जो है ये खुद स्वीकार करते हैं कि आरएसएस ने यानी संघ ने खुद को एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड होने से अपने आप को बचाया। यानी आरएसएस का 1925 में गठन हुआ, और आज तक जो है भारत सरकार के किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। ये इसका पक्का सबूत है। ये जो है आरएसएस जो है किसी भी तरह का ये एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। और ये क्या क्या करता है, ये राज्यपाल बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, और जो है नेता पैदा करता है, और देश में दंगे फसाद सब कुछ करता है, अवैध हथियारों को जखीरा रखता है, बम बनाता है। इसका भी सभी प्रमाण आपको दिखाने का काम करूँगा। ये पहले देखिए कि ये सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण है आकि जो है ये गूगल पर पड़ा हुआ है, गूगल से ही मैंने निकाला है। इसमें साफ साफ लिखा है कि आरएसएस यानी संघ ने
अपने को एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड होने से बचाया। अब ये क्या लिखते हैं, इसको जो है रजिस्टर्ड होने से बचाया, यानी इसको अपना असली सफलता खुद को ये मानते हैं और अपने सही मानते हैं। यानी ये भारत के किसी एक्ट के तहत अपने को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं मानते हैं। क्यों, ये सवाल होना चाहिए। तो फिर रास्ता क्या है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत की मौजूदा सरकार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही है, बल्कि उसकी बागडोर खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहने वाली संस्था आरएसएस के हाथों में है। यानी आज जो बीजेपी की सरकार जो बनी है वह किसी सांसदों के चुनी हुई सांसदों के द्वारा संचालित नहीं हो रही है, बल्कि स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया है कि आज की जो भी सरकारें चल रही है वो आरएसएस जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता है उसके बागडोर उसके हाथ में है। यानी आरएसएस बीजेपी के सरकार को चलाने का काम करता है और बीजेपी जो है आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए ये भारत की सरकार यानी ये जो है सत्ता में आने का काम किया है। ये आगे कहते हैं कि लेकिन सुधी पाठकों के संभवतः मालूम भी हो कि संस्था की सफलता का एक रहस्य यह भी है, ये मानते हैं कि सफलता का रहस्य यह भी है कि संस्था की इसने अभी तक अपनी पंजीकरण नहीं कराया है। इन्होंने अपना सफलता का रहस्य ये मानते हैं कि अभी तक इन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। यानी आरएसएस जो है भारत के किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये सबसे बड़ा भारत के संविधान का उल्लंघन है और सबसे बड़ा भारत के संविधान का अपमान है। इससे बड़ा भारत के संविधान का अपमान और उल्लंघन कुछ हो ही नहीं सकता कि 1925 से जो संगठन कार्य रूप से काम करता हो और अपने आप को इसके एनजीओ के एक्ट में या किसी जो जिस लायक बनता है उसमें रजिस्टर्ड न कराए। तो आप देखिए इनका जो है ये भी मानते हैं कि बहरहाल ये जो है आरएसएस इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी ये भी मानते हैं कि आरएसएस जो है इसके लिए रजिस्टर्ड कराने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसके मुताबिक ये 68 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। ये देश में 68 लाख से भी अधिक सदस्य हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि भारत के किसी भी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन को चलाते हैं। देश में 68 लाख से भी अधिक सदस्य हैं। हालांकि उनका भी कोई आधिकारिक हिसाब किताब नहीं रखती। ये किसी आधिकारिक हिसाब किताब का जानकारी नहीं देते हैं। इनके सारे काम गोपनीय होते हैं। ये गोपनीय तरीके से सारे काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप अपने दिमाग से विचार करिए। इसके सारे काम स्वयंसेवा की भावना से करते हैं, ऐसा ये कहते हैं। इसलिए वेतन कर्मियों की फौज इसमें नहीं है, किसी को ये वेतन नहीं देते हैं। इसलिए ये पीएफ और ग्रेजुएट का हिसाब भी नहीं रखना पड़ता है। संगठन को चलाने के लिए धन भी अनौपचारिक स्रोतों से आता है। ये संगठन को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है ये किसी भी प्रकार से किसी को जानकारी नहीं देते हैं और जो है फर्जी ढंग से इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल आरएसएस के पास काले धन संगठित रूप से आता है और काले धन के आधार पर ये जो है ये चलता है। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब नोटबंदी ने किया था तो यही बीजेपी के लोगों ने ये परिभाषा दिया था कि जो इनकम टैक्स विभाग के दायरे में से हट करके यानी छुप करके जो आदान प्रदान करता है, इनकम टैक्स विभाग को जानकारी नहीं देता है, वो काले धन में आता है। ये जो है ये किसी प्रकार के अपने आदान प्रदान के जानकारी नहीं देते हैं, किसी सरकार को भी जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि यह रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये ऑडिट ही नहीं है। तो जो है ये काले धन से आरएसएस का चलता है। मैं इनका काले धन का पोल भी कितना काले धन ये रखते हैं, जबकि यही बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ये बार बार अपने मंच से ऐलान करते हुए कहते हैं कि स्विस बैंकों में
चोरों और बेईमानों के पैसे यदि भारत में आ जाए तो जो है गरीबों के खाते में 15-20 लाख ऐसे ही मिल जाएंगे। तो उनके हिसाब से चाहे वो स्विस बैंक में चोरों और बेईमान, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जो भी वो स्विस बैंक में अपना पैसा जमा किए हुए हैं भारत से बाहर के बैंकों में, वो नरेंद्र मोदी के अनुसार, बीजेपी के अनुसार और बाबा रामदेव के अनुसार वो चोर और बेईमान हैं। इनका भाषण सुन चुके हैं और इनका एजेंडा भी सुन चुके हैं। तो संगठन को चलाने के लिए धन भी अनौपचारिक स्रोतों से आता है, उसको गुरु दक्षिणा कहा जाता है। ये धन जो लेते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में लेते हैं, गुरु दक्षिणा कहा जाता है। और यह इसका आंतरिक हिसाब किताब तो रखती है, लेकिन किसी सरकार को हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपने बीच गुप्त बैठक में इसका हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन ये सरकार को कोई हिसाब किताब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये यानी ये किसी सरकार के कानून को नहीं मानते हैं, ये बात का सफा सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सरकार को हिसाब किताब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये कैसी संस्था है, क्यों नहीं बाध्य है? क्या ये देश और संविधान से ऊपर है? ये सवाल होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? ये बाध्य क्यों नहीं है? ये सरकार को हिसाब किताब क्यों नहीं देते हैं? ये ऑडिट क्यों नहीं कराते हैं? ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराए? इसके पीछे राज है, और वह बहुत बड़ा राज्य जिससे आज देश तबाही की ओर जा रहा है। आपने विचार नहीं किया तो ये साफ साफ लिखते हैं कि इनके पास जो आय आता है वो गुरु दक्षिणा के रूप में लेते हैं, उसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। यह इसका आंतरिक हिसाब किताब तो रखती है, लेकिन किसी सरकार को हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आप ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाकर ही क्या करेंगे? ऐसी संस्था पर प्रतिबंध लगाकर ही क्या करेंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है और वो बाध्य नहीं है? ये किसी कानून को नहीं मानते, ये बात का सफा प्रमाण है। यानी जो भारत के संविधान को नहीं मानता और जो भारत के किसी कानून को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देशद्रोही हो सकता है। लेकिन अपने आप को देशभक्त बताने का काम करते हैं, और बीजेपी भी अपने आप को देशभक्त बताने का काम करते हैं, और आरएसएस के लोग भी देशभक्त बताने का काम करते हैं, जबकि भारत के संविधान के किसी एक्ट को ये मानते ही नहीं। ये बात इस बात का पुख्ता प्रमाण है। लेकिन क्यों नहीं मानते हैं, अंदर से ये क्या करते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। जिसका कोई खाता नहीं, जिसका कोई खाता ही नहीं, उसका खाता कैसे सीज करेंगे? जिसका कोई खाता ही नहीं, उसका खाता कैसे सीज करेंगे? क्योंकि विदेशों से चंदा लेने के लिए, इनके पास विदेशों से चंदा लेने के लिए उसने कोई FCRA लाइसेंस भी नहीं लिया है। विदेशों से चंदा लेने के लिए कोई FCRA कोई लाइसेंस भी नहीं लिया है, फिर भी ये विदेशों से चंदा लेते हैं। इनके पास कोई भी FCRA लाइसेंस भी नहीं लिया है, फिर भी ये विदेशों से चंदा लेते हैं। यानी खुला खुलम भारतीय संविधान का उल्लंघन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि इस देश के जो प्रशासन है, नेता है, इस बात को खुला खुलम भारतीय संविधान का उल्लंघन करते हैं, अपमान करते हैं, और जानबूझ करके और जनता के सामने शपथ खाते हैं भारतीय संविधान के मर्यादा को बनाए रखने का। लेकिन ये खुद जो है भारतीय संविधान के मर्यादा का धज्जियां उड़ाते हैं और उसको अपमान करते हैं, क्योंकि वो उसको मानते ही नहीं, वो उसको अपना संविधान नहीं मानते हैं। क्योंकि विदेशी चंदा लेने के लिए उसने कोई भी FCRA लाइसेंस लिया ही नहीं है, इसलिए इसका लाइसेंस भी रद्द नहीं किया जा सकता। जब इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है तो इनको रद्द कैसे करेंगे? ये सवाल ये गूगल पर ऐड है, इसको आप देख लीजिए और जो है अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि इन्होंने कोई रजिस्टर्ड नहीं कराया है, कोई सरकार को जानकारी नहीं देते हैं, कोई फंडिंग का जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन ये देशभक्ति की बात करते हैं। और यही कारण है कि देश में जो है नफरत की राजनीति इनके ट्रेंड किए हुए लोगों द्वारा फैलाई जाती है और देश को बर्बाद करने का काम ये करते हैं। तो आइए अब एक और बिंदु पर मैं आपको देखता हूं और बात करता हूं। देखिए,
इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये जो है सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब जानकारी हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत का और गोलवलकर के विचारों पर चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड कराना जरूरी भी नहीं समझते हैं। तो ये जो है माननीय जनार्दन मुन संगठन के माननीय जनार्दन मुन के नेतृत्व में इसको जो है रजिस्टर्ड कराने का काम किया गया। यानी ये जो है जब इस बात का पता चला कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी मोहन भागवत जो जिसका नेतृत्व करते हैं आरएसएस, वह किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये जनार्दन मुन जी जो संगठन बना करके आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से एक नया संगठन बनाया और अपने नेतृत्व में भारत सरकार के रजिस्टर्ड से उसको एक्ट के एनजीओ के एक्ट के तहत इसको रजिस्टर्ड करा लिया। ये इसका बात का पुख्ता प्रमाण है। और भगवा आरएसएस के सामने नागपुर में नीला आरएसएस रजिस्ट्रेशन का आवेदन मंजूर किया गया और इसका भी कार्यालय जो है वो नागपुर में ही है। ये मंजूर किया गया और उसको रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये जनार्दन मुन, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के जनार्दन मुन। तो ये इस बात का पूरा प्रमाण है और कोने में घेर करके ये जो आपको दिख रहा है उसका रजिस्टर्ड नंबर है। तो ये जो है इस बात का पुख्ता प्रमाण है। जब लोगों को पता चला कि ये जो है किसी प्रकार के किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, तो नया संगठन यानी जनार्दन मुन जी के नेतृत्व में नया संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से एक नया संगठन का रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया और वो मंजूरी मिली और वो रजिस्टर्ड हो गया। भले ही इसको आनन फानन करने के लिए और जो किसी तरह के मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया हो वो अलग बात है, लेकिन इसको जो है रजिस्टर्ड संस्था बनाया गया और आज के डेट में जनार्दन मुन जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के गजट में भारत के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है। मोहन भागवत का आरएसएस जो है वो फर्जी है और वो फ्रॉड है, ये इस बात का पक्का सबूत है। अब रहा सवाल ये ऐसा क्यों करते हैं, तो आइए हम इसको जो है आपको दोबारा देखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस जो है अपने आप को भारत सरकार के रजिस्टर्ड से एनजीओ के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराना जरूरी क्यों नहीं समझता। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चोरी काम वही करता है जो खुद चोर होता है। जो चोर नहीं है, जो ईमानदार है, तो भारत सरकार के गजट से रजिस्टर्ड कराने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार को जानकारी देने से वही बचता है जो अंदर से उसको डर रहता है कि सरकार को ये बात को जानकारी न हो जाए, यदि जानकारी हो जाए तो हम फंस सकते हैं। यानी वो अनलीगल काम करता है, देश के जनता को धोखा देता है और धोखे में रख करके वो काम करता है। तो इस विषय पर आइए मैं एक और बात आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों नहीं करते हैं।
तो आपको एक बात मैं बताता हूं, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि ये आरएसएस जो है काले धन के आधार पर यानी गुप्त गोपनीय तरीके से आदान प्रदान करता है और किसी को शो नहीं करता है। भारत का इनकम टैक्स विभाग और भारत की पूरी प्रशासन इस फ्रॉड संस्था को ये मदद करते हैं, खुला खुलम अंदर अंदर सपोर्ट करते हैं। तो अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 2005 का रिकॉर्ड के अनुसार बताऊं तो दैनिक जागरण में और अन्य अखबारों में ये छपा था। ये उस समय की घटना है जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और जिन्ना को सेकुलर बता दिए थे। तो इस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और आरएसएस के तरफ से बीजेपी के खेमे में बहुत बड़ा भारी बगावत हुआ था ये लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ में। तो उसी समय अखबार में यह बात निकला था आखिर जो है 600 करोड़ सालाना, 600 करोड़ सालाना यानी 6 अरब रुपया सालाना आरएसएस को लिफाफा बंद यानी गोपनीय तरीके से फंड जाता है। 600 करोड़ यानी 6 अरब रुपया 2005 के रिकॉर्ड के अनुसार, दैनिक जागरण अखबार के अनुसार, ये फरवरी मार्च की बात है। तो उसके अनुसार जो है ये 6 अरब रुपया यानी 600 करोड़ प्रति वर्ष गुप्त फंडिंग यानी लिफाफा बंद, किसी का नाम पता का कुछ भी पता नहीं, उसके आधार पर फंडिंग होता है। लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस के लोग उसको काला धन नहीं मानते। इस देश का इनकम टैक्स विभाग उस पर कभी पूछताछ नहीं करता और उसको काला धन नहीं मानता, जबकि ये चुपे चुपे गोपनीय तरीके से आदान प्रदान करने का नाम ही और लेन देन करने का नाम ही, खरीद फरोख्त करने का नाम ही, सरकार के कानून को अंधकार में रख करके लेन देन करना और खरीद फरोख्त करने का नाम ही वो काले धन में आता है। तो आइए आप देखिए ऐसा क्यों कर। ये इस तस्वीर को देखिए गौर से, इस तस्वीर को देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक तरफ हाथ जोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है संबित पात्रा वो पूजा करा रहे हैं। यानी आरएसएस के अंदर जो है हथियारों का पूजा होता है, उस हथियारों के पूजा में भाग लेता है। तो भाग लेने के लिए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो भी आरएसएस के भक्त हैं और आरएसएस से ही पैदा हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी आरएसएस ने ही पैदा किया है और माननीय संबित पात्रा को भी आरएसएस ने ही पैदा किया है। ये आरएसएस है, इन लोगों का घर द्वार है और भारत के संविधान की ये लोग बात करते हैं। अब इन हथियारों पर ध्यान दीजिए। ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है मैगजीन गन, वो गोलियों सरियाई गई है और AK-47 से संबंधित गन, ये इस तस्वीर में स्पष्ट रूप से दिखता है। इसको गौर से देखिए और फिर मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, स्पष्ट रूप से इसको देखिए। ये स्पष्ट रूप से तस्वीर में दिखता है और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये जो है मैगजीन गन और वो जो है गोलियां सरियाई गई है और AK-47 से के समान जो है गन है। तमाम ये हजारों की लंबी कतारें लगी हुई। अब देखिए एक तस्वीर ये भी है, इसमें भी जो बीच में जो तस्वीरें हैं इसके अंदर वो स्पष्ट रूप से यानी AK-47 से संबंधित गनों का ये जो लाल एरो बना हुआ है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और ये बात बड़े बड़े पत्रकारों को मालूम है। प्रसून वाजपेयी जी हैं और अभिसार शर्मा जी, उनका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन ये पत्रकार एक तरफ मोहन भागवत जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन ये पत्रकार भी कभी भी इस पर बहस नहीं करते और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बनने की कोशिश जरूर करते हैं। हाँ, हो सकता है
कि ये पत्रकार चाहे अभिसार शर्मा हो चाहे प्रसून वाजपेयी भी हो, इस समय वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी पर और बीजेपी पर अपना खुन्नस निकालने का काम करते हैं, इसलिए कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इनको पत्रकारिता की नौकरी से निकाल दिया है, तो उसका खुन्नस निकालते हैं। लेकिन ये कभी भी, ये रिकॉर्ड है, इस विषय पर इन्होंने कभी बात नहीं की। तो आइए अब मैं इस बात को करता हूं। पहले मैंने दिखाया कि भारत के किसी भी गजट के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। आरएसएस 1925 से गठन हुआ, आज तक ये रजिस्टर्ड नहीं है और गूगल पर ये मानते हैं, आकि ये इसको जरूरी नहीं मानते। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये अवैध हथियारों को रखते हैं। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो इनकी अन्य शाखाएं हैं, सभी जो है आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित हैं और अवैध तरीके के हथियारों को ये रखते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बम बनाने का काम करते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और जगह जगह देश में ये दंगा फैलाने का काम, बम ब्लास्ट कराने का काम करते हैं और मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं। ये अवैध हथियार इसका पुख्ता सबूत है। लेकिन आज तक ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनके धनों पर आय व्यय के लिए इनकम टैक्स कभी इस पर नजर नहीं रखता है और इस देश की कोई पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये खुला खुल्लम भारत के संविधान का उल्लंघन भी है और खुला खुला भारत के संविधान का मर्यादा का अपमान भी है और भारत की जनता के साथ धोखा है। वो कैसे है मैं आपको बताने का काम करता। आपको जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए और जानकारी है भी। यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं, यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं, यदि आपको गन की ज़रूरत है, तो आप जो है लाइसेंस इशू कराने का प्रावधान भारत की सरकार में भारतीय संविधान के तहत बनाया गया है। यानी लाइसेंस इशू होता है, यानी आप लाइसेंस ले सकते हैं। उस लाइसेंस के आधार पर आप गन ले सकते हैं। उन लाइसेंस के आधार पर गनों के जिसको पब्लिक के लिए इशू है वह है 12 बोर का 2 नाली गन, 1 नाली गन और 6 राउंड का छोटा मोटा राइफल और जो है आपका 6 राउंड का राइफल और राइफल। इस तरह का जो है साधारण सिंपल राइफल जो है लाइसेंस इशू के लिए है, जो आपकी अच्छी तरह से ये जानते हैं। और ये जो इसमें तस्वीर में जो दिखाए गए हैं AK-47 से संबंधित गन, मैगजीन गन, ये जो भी जो दिखाई दे हैं, जो स्पष्ट रूप से वो गोलियां देख रहे हैं, इसका ये पब्लिक इशू में लाइसेंस इशू नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब ये पब्लिक इशू में लाइसेंस के लिए प्रावधान नहीं है तो इनके पास ये हथियार कौन देता है? ये हथियार कहाँ से लाते हैं? क्या जब इनका NGO, जब इनका जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको हथियार रखने का अधिकार कौन देता है? सवाल उठता है कि क्या किसी NGO को इस तरह के हथियार रखने का अधिकार है? अगर होगा तो उसको भारत सरकार को उसको अधिकार देना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस कराने का मतलब ही है कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और लाइसेंस कराते हैं, तब आपको लाइसेंस होता है। इनकी संस्था ही RSS जो है भारत के किसी गजट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी जो है इनको पूरा सपोर्ट भारत की पुलिस प्रशासन देती है और इनको अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इनको हथियार मुहैया कराने का काम करते हैं। और ये देश विदेश से केवल गैर कानूनी तरीके से पैसा फंडिंग ही नहीं करते हैं, ये हथियार भी जमा करते हैं और अपने लोगों को आतंकवादी संगठन से जोड़ करके इसको ट्रेंड भी करते हैं और भारत के अंदर दंगा फसाद कराने का काम भी ये करते हैं और मुसलमानों को फंसाने का काम करते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है, क्योंकि यदि आप भारत के एक्ट और कानून के तहत मानते हैं तो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत में लाइसेंसी गन रखने का कानून है। तो लाइसेंसी गन रखने का कानून है, लेकिन ये किसी भी तरह का रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये भी सवाल उठता है कि इनको ये रखने का लाइसेंस किसने दिया?
कब दिया, इसकी जानकारी कौन देगा? तो आइए, यदि आप चुपके से कोई गन रखते हैं या देसी बनावटी रखते हैं तो आप पर आर्म्स एक्ट का कानून लगता है और पुलिस पकड़ करके ले जाती है और मारती पीटती भी है और आपको जेल भेजने का काम करती है। और इस देश का कोर्ट जो है उसको मुलजिम मानता है और उसको आर्म्स एक्ट के तहत जो है जेल भेजने का काम करता है। लेकिन इसी भारत के अंतर्गत आरएसएस को ये खुला छूट, जो किसी भी रजिस्टर्ड के अंतर्गत ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं और किसी भी तरह का इनके पास कोई कानूनी एक्ट नहीं है, ये भारत सरकार को कोई हिसाब लेन देन भी नहीं करते हैं, फिर भी देश के ये देशभक्त बनने का काम करते हैं और ये अवैध हथियारों को रखने का काम करते हैं और इन्हीं अवैध हथियारों के द्वारा देश में दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। अभी अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल में ये मामला आया था सामने, आकि जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अगल बगल अवैध हथियारों और बमों का जखीरा मिला हुआ था। ये बम ब्लास्ट कराने वाले थे। तब तक बंगाल की पुलिस ने उसको पकड़ लिया और फिर उस पर छानबीन अपना जारी रखे हुए है, लेकिन इस बात को लिपापोती करने में देर नहीं लगता है। अब ये सवाल उठता है, ये इस देश का प्रशासन और इस देश का कानून किसके लिए बना है? इनकम टैक्स विभाग इस पर ये इनकी लेन देन की कोई जानकारी नहीं करता, कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं करता, ये कितना हो धन लेते हैं। और इस देश का पुलिस प्रशासन इन अवैध हथियारों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, खुला प्रोटेक्शन देता है, खुला जो है ये सपोर्ट करता है। यानी भारत में आतंकवाद फैलाने का, भारत में दंगा फसाद फैलाने का इसमें आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के नेता गुप्त रूप से, अवैध रूप से शामिल है। क्योंकि कांग्रेस भी इस पर एक्शन, कांग्रेस इतना दिन सत्ता में रही, वो भी जो है इस पर एक्शन नहीं लिया। ये कोई आज नया कांड नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है और ये कांग्रेस को भी जानकारी है। बीजेपी को तो, बीजेपी का तो आरएसएस बीजेपी का माई बाप है, वो तो उसी से पैदा ही हुआ है। बीजेपी तो आरएसएस के एजेंडा को पूरा करने के लिए ही भारत में आई है, शासन में आई है और चुनाव में जाता है। अब आइए एक और चीज को मैं आपको दिखाता हूं। अब आइए काले धन। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दिया करते हैं, हर चुनाव से पहले भाषण देते हैं और कहते हैं कि इन चोरों बेईमानों के पैसे जो स्विस बैंक में बाहर, देश के बाहर में जमा है, अगर वो भी आ जाए तो 15-20 लाख रुपया जो है गरीबों के खाते में मिल जाए। हालांकि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको जुमला भी करार दिया, आप इस बात को भी जानते हैं, यानी चुनावी जुमला। तो चुनावी जुमला के अंतर्गत ये काला धन की बात करते हैं और उस काला धन में इनका किस प्रकार से योगदान है, लेकिन इसको ये काला धन नहीं मानते हैं। ये इनकम टैक्स विभाग भी इनको नहीं पूछता, क्योंकि वो अंदर अंदर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी आरएसएस के स्कूल से पढ़ करके आए हैं और आरएसएस को मदद करने के लिए आए हैं। इस देश के एक एक नेता इस देश को गुलाम बनाने के लिए और दंगा फसाद कराने के लिए आए हैं। इसका ये पुख्ता सबूत अवैध हथियारों का जखीरा मैंने दिखाने का काम किया। अब आते हैं काले धन पर। बाबा रामदेव काले धन की बात करते करते वो पूरा आंदोलन में आंदोलित हो जाते हैं। माननीय अन्ना हजारे जी काले धन की बात करते करते देश को आंदोलित करने का काम करते हैं और बीजेपी के लोग काले धन की बात करते करते सारा काले धन का ठीकरा कांग्रेस को फोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आज जो मैं लिस्ट आपको जारी करता हूं वो जो है, ये लिस्ट है विकिलीक्स के स्विस बैंकों में काला धन रखने का। ये जो है प्रथम लिस्ट है जो विकिलीक्स ने जारी किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी में एक विकिलीक्स जो है बार बार खुलासा करता रहता है। तो विकिलीक्स ने खुलासा किया है, उसके अनुसार इसको क्या है मैं पढ़ करके बताऊंगा। इसको आप एक बार लिस्ट में देख लीजिए। बगल में मैंने जो धनराशि स्विस बैंक में डॉलर में जमा है उसको दहा करके और पेन से लिखने का काम दोनों तरफ किया है। ये लगभग 24 लोग हैं और बीजेपी से संबंधित लोग हैं, आरएसएस से संबंधित लोग हैं जिनका स्विस बैंकों में पैसा जमा है। तो वह किस प्रकार से है और ये काला धन
दूसरे को काला धन कहते हैं और इसको इस पर बात करने से कतराते हैं। और भारत की इनकम टैक्स विभाग इसको कोई कार्रवाई नहीं करता है। भारत का इनकम टैक्स विभाग छापा किस पर मारता है? माननीय लालू यादव प्रसाद, माननीय अखिलेश यादव पर और माननीय ये तेजस्वी यादव पर, मायावती पर और कांग्रेस के नेताओं पर, यानी विपक्ष के नेताओं पर ये भारत का इनकम टैक्स विभाग उसको चोर बताने का काम करता है। लेकिन ये बात सामने स्पष्ट है, ये स्विस बैंकों में डॉलर में जो पैसे जमा है इसमें मोहन भागवत का भी है, बीजेपी नेताओं का भी है और आरएसएस के लोगों का है। मैं उसको पढ़ करके सुनाता। सबसे पहले लिस्ट में है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम है। तो सबसे प्रमुख जो है मोहन भागवत जी का नाम है, उसको स्पष्ट रूप से देखिए। 5 नील 68 खरब डॉलर जो है मोहन भागवत का स्विस बैंक में जमा है। ये विकिलीक्स के रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा है कि भारत में अपने आप को देशभक्त कहने वाले और काला धन की बात करने वाले बीजेपी नेताओं का ये जो है पर्दाफाश रिपोर्ट है कि मोहन भागवत का, जो आरएसएस के प्रमुख हैं आज मोहन भागवत, 5 नील 68 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है, ये विकिलीक्स के रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद येदियुरप्पा, कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहने वाले येदियुरप्पा बीजेपी के नेता, इनका 7 खरब 80 अरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। 7 अरब 80 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। ये बताएं कि काला धन है या कि सफेद धन है, और इस देश का इनकम टैक्स विभाग इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। अब है मुकेश अंबानी, व्यापारी, इस देश का व्यापारी मुकेश अंबानी है। इनका है 1 नील 58 खरब डॉलर, 1 नील 58 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। इसका खुलासा विकिलीक्स ने किया है। ये काले धन है कि सफेद धन है, इन पर भी भारत का इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। आज ये काले धन की बात करने वाले और देश के अन्य नेताओं को चोर बताने वाले अमित शाह जी हैं, जो अमित शाह का 82 खरब डॉलर विकिलीक्स के खुलासे के अनुसार माननीय अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, इनका 82 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। फिर से सुन लीजिए, ये जो है अमित शाह हैं, इनका 82 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। ये बताएं देश को ये काला धन है कि सफेद धन है, काला धन की राजनीति करने वाले ये नेता। तीसरा है स्मृति ईरानी, सबसे ईमानदार नेता है स्मृति ईरानी। इनका है 15,040 डॉलर, सबसे कम स्विस बैंक में इनका जमा है। जितना लिस्ट है उसके अनुसार 15,040 डॉलर स्मृति ईरानी जी का स्विस बैंक में जमा है। इसके बाद अरुण जेटली, बीजेपी के प्रमुख नेता रह चुके हैं, आदर्श नेता रह चुके हैं अरुण जेटली। ये भी जो है दूसरे को चोर बताने का काम करते रहे हैं। अरुण जेटली 28 खरब 90 अरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है, अरुण जेटली जी का। ये विकिलीक्स के खुलासे के रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 28 खरब 90 अरब डॉलर अरुण जेटली जी का जमा है। इसके बाद जो है जयललिता, जो मृत हो चुकी है, जयललिता है 15 खरब डॉलर, 15 खरब डॉलर जयललिता का, जो अब दुनिया में नहीं है, उनका भी जो है नाम है स्विस बैंक में जमा है। अब है आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी के नेता है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल का 75 खरब डॉलर, आनंदीबेन पटेल का 75 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। ये काला धन है कि सफेद धन है, अब ये देश को बताएं। विकिलीक्स के खुलासे के अनुसार जो रिपोर्ट मैं जारी कर रहा हूं, आनंदीबेन पटेल 75 खरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। इसके बाद बीजेपी के नेता हैं रमन सिंह। ये रमन सिंह हैं
28 खरब डॉलर, 28 खरब डॉलर जो है स्विस बैंक में इनका जमा है। 28 खरब डॉलर रमन सिंह का स्विस बैंक में जमा है। ये देश को बताएं ये काला धन है कि सफेद धन है, ये चोर है, बेईमान है, आखिर ईमानदार है। यदि ईमानदार हैं ये लोग तो किस प्रकार से ईमानदार हैं, और स्विस बैंक में दूसरे का पैसा जब जमा होता है तो चोर कैसे हो जाता है, ये इसको बताएं। तो रमन सिंह 28 खरब डॉलर इनका स्विस बैंक में जमा है। अंडानी अंबानी, तो अंडानी का 5 खरब 90 अरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है। 5 अरब 90 खरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये बीजेपी के प्रमुख नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। इनका 2 नील 20 खरब डॉलर, 2 नील 20 खरब डॉलर इनका स्विस बैंक में जमा है। 2 नील 20 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है शिवराज सिंह चौहान का। ये बीजेपी के नेता हैं और अपने को राष्ट्रभक्त बताने में मस्त हैं। ये देश को बताएं कि काला धन है कि सफेद धन है, और ये काला धन कैसे नहीं है, ये इस बात को जवाब दे। जब स्विस बैंक की बात, ये आंदोलन पर उतरते हैं कि स्विस बैंक में काले धन जमा है और आ जाएंगे तो ये 15-15 लाख रुपए गरीबों को मिल जाएंगे, तो 7 साल में बीजेपी इन नेताओं के पैसे को ला करके देने का काम क्यों नहीं किया? ये काले धन है कि सफेद धन है, इसको बताएं। तो शिवराज सिंह चौहान है 2 नील 20 खरब डॉलर शिवराज सिंह चौहान का ये जो है स्विस बैंक में जमा है विकिलीक्स के रिपोर्ट के अनुसार। अब हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाने वाले का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका है 76 खरब 88 अरब 80 करोड़ डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। 76 खरब 88 अरब 80 करोड़ डॉलर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री, और इनको जो है भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। अब ये बताएं कि प्रधानमंत्री ये ईमानदार हैं या स्विस बैंक में चोरी करके भारत का पैसा जमा किए थे। अब हैं बंगारू दत्तात्रेय, बीजेपी के नेता हैं बंगारू दत्तात्रेय। इनका है 5 नील 82 खरब 11 अरब 4 करोड़ डॉलर। बंगारू दत्तात्रेय हैं 5 नील 82 खरब 11 अरब 4 करोड़ डॉलर बंगारू दत्तात्रेय का स्विस बैंक में जमा है। ये विकिलीक्स के खुलासे के अनुसार मैं इसको सामने कर रहा हूं। 5 नील 82 खरब 11 अरब 4 करोड़ डॉलर बंगारू दत्तात्रेय जो बीजेपी का प्रमुख नेता है उनका स्विस बैंक में जमा है। अब है मुरली मनोहर जोशी जो विश्व हिंदू परिषद के मेन नेता रह चुके हैं। ये मुरली मनोहर जोशी, तो ये बीजेपी का प्रमुख नेता और ये संबंधित विश्व हिंदू परिषद से हैं। मुरली मनोहर जोशी 1 नील 35 खरब 80 अरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। 1 नील 35 खरब 80 अरब डॉलर मुरली मनोहर जोशी जी का स्विस बैंक में जमा है। भारत को बताए बीजेपी कि ये काला धन है कि पीला धन है, ये कैसा है, और ले आकर के भारत के गरीबों के खाते में 15-15 लाख देने का काम क्यों नहीं करते हैं? ये काले धन की बात करने वाले देशभक्त इसका जवाब दे देश को। मेनका गांधी 8 खरब 20 अरब, मेनका गांधी का 8 अरब 20 खरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। मेनका गांधी 8 खरब 20 अरब मेनका गांधी का स्विस बैंक में जमा है। इसको स्पष्ट रूप से ये बताएं मेनका गांधी अभी जीवित हैं और ये भी देशभक्त बनने का काम और देश में दंगा फसाद नफरत की राजनीति करने की भूमिका निभाने का काम करती है। ये इनका इतिहास है और ये काले धन के बात करने वाले ये नेताओं का स्विस बैंक में डॉलर में पैसे जमा है और इसकी ये बात नहीं करते, और इस देश का इनकम टैक्स विभाग भी इन देशभक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं करता।
तो मेनका गांधी 8 खरब 20 अरब डॉलर मेनका गांधी का स्विस बैंक में जमा है। अब हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जनशक्ति पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और बार बार जो सरकार बनता है उसमें घुस जाते हैं। अब बीजेपी में ही रहते रहते उनका निधन हो गया। तो ये हैं रामविलास पासवान। 28 खरब 90 अरब रामविलास पासवान का स्विस बैंक में जमा है। 28 खरब 90 अरब डॉलर रामविलास पासवान का जमा है स्विस बैंक में। 28 खरब 90 अरब डॉलर ये रामविलास पासवान का स्विस बैंक में जमा है, विकिलीक्स के खुलासे के अनुसार। अब हैं सुभाष चंद्रा जी न्यूज के ये जो डायरेक्टर है सुभाष चंद्रा, जो बीजेपी के ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं बीजेपी के तरफ से, और जो है सुभाष चंद्रा जी न्यूज के डायरेक्टर हैं। तो ये पत्रकारिता चलाते हैं जी न्यूज, जिसको जो है सुधीर चौधरी इसका पत्रकारिता करते हैं और देशभक्ति की बात करते हैं। तो सुभाष चंद्रा जी न्यूज के डायरेक्टर 9 खरब डॉलर स्विस बैंक में इनका जमा है। 9 खरब डॉलर स्विस बैंक में जमा है सुभाष चंद्रा जी न्यूज। सुभाष चंद्रा जी न्यूज का 9 खरब डॉलर इनका जमा है। इसके बाद है दिनकर दिवाकर नेता हैं 35 खरब डॉलर। 35 खरब डॉलर इनका भी जमा है स्विस बैंक में। बीजेपी के नेता दिनकर दिवाकर 35 खरब डॉलर इनका भी जमा है स्विस बैंक में। इसके बाद एक राज फाउंडेशन है जो आरएसएस से संबंधित फाउंडेशन है। 23 नंबर पर जसवंत सिंह। 23 नंबर पर जसवंत सिंह इस समय ये कांग्रेस में चले गए, बीजेपी के नेता रह चुके हैं। तो ये जो है जसवंत सिंह 5 खरब 90 अरब डॉलर, 5 खरब 90 अरब डॉलर जसवंत सिंह का है। इनका भी ये स्विस बैंक में जमा है। 5 खरब 90 डॉलर, 5 खरब 90 अरब डॉलर जसवंत सिंह का स्विस बैंक में जमा है। सबसे नीचे है ये 1 नील 89 खरब 80 करोड़ डॉलर। 1 नील 89 खरब 80 करोड़ डॉलर राज फाउंडेशन नाम का संगठन है जिसका स्विस बैंक में जमा है। ये है विकिलीक्स के खुलासे का रिपोर्ट। ये नई लिस्ट है जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। अब काला धन पर देश की जनता को जवाब दे। तो ये आपके सामने लिस्ट मैंने रखा और ये दोबारा रख देता हूँ, जिसको आप पढ़ना है वो पढ़ लेंगे स्पष्ट रूप से, और उसको दहा करके पेन से दोनों तरफ मैंने स्पष्ट रूप से लिखने का काम किया है। आप भी इसको दहा सकते हैं। तो ये रहा काला धन का काला चिट्ठा। ये काला धन के बात करने वाले आरएसएस और बीजेपी के बाद मैं पूछना चाहता हूं बाबा रामदेव से, और मैं पूछना चाहता हूं अन्ना हजारे जी से कि आप जो काला धन की बात करके देश को आंदोलित करने का काम किया, आप अभी चुप क्यों है? आपको ये पता क्यों नहीं है कि किन किन नेताओं का काला धन स्विस बैंकों में जमा है? अगर स्विस बैंकों में जमा रुपया काला धन है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि देश का पैसा इन चोरों और बेईमानों का जो स्विस बैंक में जमा है उसको यदि ला दिया जाए तो ऐसे ही 15-15 लाख गरीबों के खाते में मिल जाएंगे। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और तमाम बीजेपी के नेता और मोहन भागवत जी इस देश को जवाब दे कि आप यदि ईमानदार हो, आप यदि देशभक्त हो, तो आपके पैसे स्विस बैंक में क्यों जमा है? आप भारत के कानून को क्यों नहीं मानते हो? भारत के संविधान को सम्मान क्यों नहीं करते हो? भारत के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड क्यों नहीं करते हो? इसलिए ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशद्रोही संगठन और आतंकवादी संगठन है। देश में तमाम तरह का जो है दंगा फसाद फैलाने का काम करता है। यह पुख्ता प्रमाण है।
और आए दिन इस देश की पुलिस प्रशासन आरएसएस के ट्रेंड के अनुसार ये खुद आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ये देश में दंगा फसाद कराते हैं और मुसलमानों को फंसाने का फर्जी केस में डालने का इस देश का पुलिस करती है। और 20-22 साल जिंदगी बर्बाद करने के बाद कोर्ट यह मानता है कि ये लोग तो निर्दोष हैं। अभी आपको मैंने दिखाया, इस तरह से आए दिन ये बात आती रहती है 20 साल बर्बाद होने के बाद कि 20 साल बाद कोर्ट ने माना कि ये जो लोग हैं इनका 127 लोगों का, जिसको आतंकवादी इस देश की मीडिया बता रहे थे, सिमी से कोई संबंध नहीं है। सिमी का सदस्य बता करके, सिमी से संपर्क बता करके इनको आतंकवादी बताने का काम इस देश की मीडिया और इस देश की पुलिस फर्जी मुकदमे लाद करके ये फंसाने का काम करती है। इस बात का पुख्ता ये प्रमाण है। तो दोस्तों, ये जो रहा आज के इस वार्ता में, मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो भारत के किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। 1925 में इसका संगठन बना और इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो है रजिस्टर्ड कराना, एनजीओ के तहत रजिस्टर्ड कराना अपने आप को जरूरी नहीं मानते। और इन्होंने ये बात भी स्वीकार किया है कि भारत सरकार को अपने आय व्यय का लेखा जोखा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों बाध्य नहीं है? जब भारत के संविधान से शपथ लेते हैं तो मैं बीजेपी के नेताओं से पूछता हूं, कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं कि आरएसएस भारत सरकार को लेखा जोखा देने का बाध्य क्यों नहीं है? और इस आरएसएस के पास, इस संगठन के पास ये अवैध संगठन इसलिए है कि भारत के किसी भी एक के तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है। इसके सारे सबूतों को मैंने दिखा दिया। इसको अवैध हथियार रखने का अधिकार कौन देता है? इसको बम बनाने का अधिकार कौन देता है? और इसको ये हथियारों को रखने का लाइसेंस किसने दिया है? कब दिया है? क्यों दिया है? इस बात का जवाब आम पब्लिक को मिलना चाहिए और आम पब्लिक को भी इस मुद्दे को उठा करके मांगना चाहिए। जब इस देश में कानून बना है कि अगर कोई भी संगठन और एनजीओ बनाते हैं तो आपको भारत सरकार के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। भले ही 2-3 साल के अंदर कराएं, मगर कराना अनिवार्य है। 1925 से ये संगठन चल रहा है और देश में ये राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जज तक बनाने का काम करता है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये अवैध तरीके का संगठन, और अवैध तरीके के संगठन के स्कूल से पढ़ करके आकर के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाते हैं। वो जज भी जज की कुर्सी पर बैठ करके इस पर सवाल नहीं करता, यानी वो जज भी भारत के संविधान के साथ धोखा करता है और वह जज भी भारत को कानून का उल्लंघन करता है। और वह जज भी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, भारत के संविधान को अपमानित करता है। ये इस बात का पक्का सबूत है। जो आईएएस अधिकारी जो आरएसएस के स्कूल से पढ़ करके आकर के आईएएस अधिकारी बन जाते हैं और गुप्त रूप से वो आरएसएस को समर्थन करते हैं, इस देश में दंगा फसाद और आतंक फैलाने का उस एजेंडे को उसमें शरीक होते हैं, भागीदार होते हैं। और देश में हिंदू मुस्लिम राइट लगाने के लिए इस देश की पुलिस प्रशासन मुसलमानों को फंसाने का काम करती है। और इस देश की मीडिया जो टीवी चैनल है, चाहे वो आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, स्टार न्यूज़ है, जो भी है, जी न्यूज़ है, ये सब के सब जो है आरएसएस के एजेंडे के तहत अपने टीवी पर बैठ करके मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को आतंकवादी बताने का काम करते हैं। ये इस बात को एजेंडे के तहत काम करते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को समझने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है और उसके प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए। अगर संवेदनशील नहीं होंगे तो इसी तरह से रहते रहते ये देश गुलामी के कगार पर
चल रहा है, चल जाएगा और आपके सारे अधिकार छीन जाएंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आरएसएस के एजेंडे में एक प्रमुख एजेंडा है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। आप हिंदू राष्ट्र सुन करके ये खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत के संविधान को नष्ट करने का प्रोग्राम इनका पहले से बना हुआ है और ये खुद स्वीकार करते हैं अपने दस्तावेजों में कि भारत के संविधान को नष्ट करना ही इनको एजेंडा है। मैं आपको इस बात की जानकारी पहले भी दे चुका हूँ, दिखा चुका हूँ और लास्ट बार भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके एजेंडे में ये शामिल है। इस पहले पेज को देख लीजिए, फिर एक बार दिखा देता हूँ और पढ़ करके सुना देता हूँ। इस गोपनीय दस्तावेज की सूची मैंने आपको दिखा चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ। फिर एक बार देख लीजिए, फिर एक बार पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदुत्व की पवित्र नगरी प्रयाग में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक सामूहिक हिंदू धर्म संसद के रूप में एकजुट होकर यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में हमारा एकमत संगठित प्रयास इस लक्ष्य आरक्षण की समाप्ति और भारतीय संविधान को नष्ट करने, आरक्षण की समाप्ति और भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और आंदोलन में फूट डालने, दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। ये इनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित अस्त्र शस्त्र, धर्म, कर्मकांड, कूटनीति एवं रणनीति अपनाई जाए। उनमें ही अपनी भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य ही हमारा ध्येय होगा। यानी अपने ये प्रस्तावों में मैंने इस पर जो है आपको बना करके दिखा दिया है। ये आप स्पष्ट रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गोपनीय दस्तावेज में ये पहले से ये बना चुके हैं कि भारत में जो है भारत के संविधान को नष्ट करने का ये संकल्प ले चुके हैं और भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए ही बीजेपी बार बार सत्ता में आती है और बीजेपी को बार बार सत्ता में लाने का प्रयास ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य अपने आप को हिंदू संगठन के लोग और इस देश के ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, सवर्ण जातियां जो समान रूप से ये बीजेपी का वोटर है, ये ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर जातियां भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए ये संकल्प ले चुके हैं और इसीलिए इस आरएसएस जैसे आतंकी संगठन को, अवैध संगठन को ये समर्थन करते हैं और इनके अधिकारी जो बन करके आते हैं खुल्लम सपोर्ट करते हैं। इस देश का इनकम टैक्स विभाग एक बार भी इन्हें जितने काले धन को मैंने दिखाया एक बार भी सवाल नहीं करता। इस देश का जो आर्म्स एक्ट कानून, यदि आपके घर के किसी बच्चे के पास या आपके घर में चोरी से अवैध या कोई हथियार जिसका लाइसेंस नहीं है, यदि वो पकड़ा जाता है तो उसको आतंकवादी बताएंगे, चोर बताएंगे, डकैत बताएंगे और जवार भर का डकैती केस उस पर लाद देंगे और आर्म्स एक्ट में जेल में भेज देंगे। लेकिन ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ऐसे संगठनों पर ये इसको देशभक्त बताते हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये इस देश की हालात है। ये सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है कि इस देश को अपने आप को हिंदू कहने वाला, इस देश में अपने आप को हिंदू कहने वाला नेता भारत के संविधान को नष्ट करने में लगा हुआ है, भारत के संविधान को नष्ट करना चाहता है और पूरे भारत के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को शूद्र घोषित करके गुलाम बनाने के षड्यंत्र में शामिल है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो। क्योंकि कांग्रेस का नाम मैं इसलिए लेता हूं कि सबसे ज़्यादा शासन में रहा है, लेकिन आरएसएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसलिए कि कांग्रेस के नेता भी इस आरएसएस के एजेंडे को, भारत के संविधान को नष्ट करने के एजेंडे को पूरा करने में गोपनीय तरीके से षड्यंत्र में शामिल है। कांग्रेस के नेता भी ये
दूध के धोए नहीं है, इसको समझना भी जरूरी है। अब चाहिए राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को अपना बयान जारी करना चाहिए कि उनका आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के प्रति क्या रुख है, आरएसएस के प्रति क्या करने जा रहे हैं। अब उनको नए सिरे से बयान जारी करना चाहिए या कांग्रेस के पुराने लीक पर ही चलेंगे। यदि ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस के पुराने लीक पर चलते हैं और आरएसएस को समर्थन करते हैं अंदर अंदर, ये उतना ही बड़े आतंकवादी हैं जितना बीजेपी आरएसएस के लोग भारत के संविधान को नष्ट करने में और षड्यंत्र में शामिल है और इस देश के देशद्रोह में शामिल है। उतना ही बड़ा जिम्मेदार बीजेपी के लोग हैं, उतना ही बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं। अब अपनी नई रणनीति को खुलासा करना चाहिए। तो दोस्तों, इन बातों से संबंधित मैंने आपको जो मेरे पास आधार और सबूत मिला उसको बताने का काम किया। अब मैं अपना समय सीमित करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैला करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके आप बताने का काम करें, समझाने का काम करें और देश की हालात से अवगत कराने का काम करें। अब समय आ गया है आपको जागने का, अब समय आ गया है आपको सतर्क होने का। अभी भी लापरवाही बरतेंगे तो आपको गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यह देश बर्बाद हो चुका है कोरोना के नाम पर, यह देश बर्बाद हो चुका है कालाधन नोटबंदी के नाम पर, यह देश कंगाल हो चुका है। आपके हाथे कुछ लगने वाला नहीं है। आप यदि चाहते हैं अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए, तो चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानते हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म के मानते हो, चाहे बौद्ध धर्म को मानते हो, चाहे सिख धर्म को मानते हो, चाहे कोई धर्म आदिवासी को मानते हो, भारत के संविधान को बचाने के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। भारत के संविधान को बचाने के लिए इन नेताओं से सतर्कता बरतते हुए आपको आना पड़ेगा और जो सवालों को उठाए हैं पूरे देश में इन सवालों को उठाना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल पूछिए, ये सबूत आपके सामने है, बार बार इसको देखिए, बार बार लोगों को बताने का काम करिए। और फिर जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।